हाँ, आज अपन हिंदी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग। देखो उपसर्ग में क्या है कि अपन बहुत लेवल की तैयारी करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय को बड़े शानदार तरीके से करना है, बहुत ही शानदार तरीके से। उपसर्ग जो हैं किसी भी शब्द के पहले लगते हैं, ये तो आप जानते ही, बेसिकली नॉलेज आपको सबको है। लेकिन उपसर्ग पहचानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो वो करेगी संधि। ठीक है, संधि काफ़ी हेल्प करने वाली है। संधि से अपन को बहुत हेल्प हो जाएगी, जिससे अपन उपसर्ग पहचानना इजी पड़ेगा। तो संधि आपने पढ़ ली, तो संधि से कैसे इजी हो जाएगा कि संधि से क्या है, उपसर्ग निकल जाएगी संधि विच्छेद करने से किसी भी शब्द का। ठीक है, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संधि करने से निकल जाएंगे। ठीक है, और फिर बात करेंगे उपसर्ग के प्रकारों की। तो उपसर्ग के बेसिकली 3 प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं। हिंदी के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग। 3 तरह के लेवल की तैयारी करेंगे, हिंदी, संस्कृत और विदेशी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, थोड़ी डेफिनेशन वगैरह। लेकिन आज का जो सेशन है ये उपसर्ग का पार्ट 1 में रखने का मकसद ये की था कि आज मैं आपको उपसर्ग दूंगा, उन उपसर्ग को आपको याद करना है एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग याद करना है। और उपसर्ग का अर्थ अगर याद हो जाता है साथ में तो अच्छी बात है, हालांकि मैंने अर्थ भी साथ में लिख दिया है। अगर अर्थ, वैसे अर्थ एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, लेकिन अर्थ से ही उपसर्ग के शब्द बनते हैं। और आपके बड़े लेवल पे सिविल सर्विसेज वगैरह में तो उपसर्ग के अर्थ भी पूछे जाते हैं। लेकिन उपसर्ग जो हैं वो मैंने तीनों उपसर्ग, तीनों हिंदी, विदेशी और आपके संस्कृत, तीनों उपसर्ग लिख दिए हैं कि कौन कौन से कितने कितने उपसर्ग होते हैं, कंप्लीट उपसर्ग। क्योंकि जब उपसर्ग पहचानोगे ही नहीं, जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये उपसर्ग होती है, तो फिर उस शब्द में से उपसर्ग निकालोगे कैसे? भाई मेन उपसर्ग कैसे पहचान होती है कि एक शब्द होता है आपके सामने, उसमें से एक, जैसे मैंने कह दिया बाकायदा, एक शब्द है बाकायदा। अब आपको ये पता ही नहीं कि इसमें बा उपसर्ग होती है, कभी सुना हुआ ही नहीं है। कायदा एक शब्द है और बा एक उपसर्ग है। अब आपको ये पता चल गया कि बा एक उपसर्ग है, तो ही तो निकाल पाओगे ना कि इसके अंदर बा एक उपसर्ग है। वरना हो सकता है आप कह दो बाका है, बक है, कुछ भी कह दो, ऑप्शन में बक भी होगा, बाका भी होगा। अगर आपका सुना हुआ होगा कि यस बा उपसर्ग होती है, तो आप तुरंत टिक कर दोगे बा उपसर्ग है। ऐसे खूब सारे वर्ड होंगे जिनमें उपसर्ग आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने कह दिया कि प्रयत्न, मैंने कह दिया बहुत सारे वर्ड ले सकता हूँ, कितने वर्ड ले लूँगा ना, तो उन सब में अपन को निराकार हैं, कुछ भी कह दिया है ना, तो उन सब का पता होना चाहिए कि कौन सी उपसर्ग होती है। ठीक है, इसलिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ इसको याद करके रखना है। ईमानदारी से आज याद कर लेना, ताकि कल मॉर्निंग में एक सेशन आएगा, इसका कंप्लीट उपसर्ग खत्म हो जाएगी एक ही दिन में। ठीक है, लेकिन ये याद कर रखोगे तो फिर वो मॉर्निंग वाला वीडियो ईजी पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखी है, उपसर्ग की डेफिनेशन लिखी है कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के पूर्व में, मतलब पहले, पूर्व में लगकर शब्द का पूरा अर्थ ही बदल देता है। ठीक है, ये उपसर्ग की डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है बाद में, तो उपसर्ग लगता है शब्द के पहले। जैसे मैं वर्ड लूँगा फिर समझ में आएगा, जैसे कि एक है समान, इक्वल, समान का मतलब इक्वल। अब इसमें ए उपसर्ग लगने से ये क्या बन गया, असमान, पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। समझ में आ गई? तो मतलब इस शब्द के पहले लग गया तो ये बन गया असमान। समझ में आ गई ना? तो ये होती है उपसर्ग। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के पूर्व यानी पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है, और अर्थ भी 2 तरह से बदलता है। एक तो अर्थ का अनर्थ कर देता है, एक अर्थ को अच्छा बना देता है। वो मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि ये देखो, फिर लाइन लिखी नीचे वाली, दूसरा पॉइंट देखो, उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तन मुख्यतः 2 रूपों में होता है। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। उपसर्ग जिस शब्द में लगता है तो अर्थ परिवर्तन तो होता है, ये हमने पढ़ लिया अभी, लेकिन अर्थ परिवर्तन भी 2 तरह से होता है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा मान लो। यानी कि उपसर्ग मुख्यतः 2 रूपों में होता है। पहला कौन सा है? पहला, उपसर्ग लगने से अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है, मतलब उसमें एक और ज़्यादा अच्छा शब्द बन जाता है। जैसे कि ज्ञान शब्द था और ज्ञान में वि उपसर्ग लगी बन गया विज्ञान, तो ज्ञान से विज्ञान बना, मतलब इसमें विशेषता आ गई। ज्ञान तो नॉर्मल नॉलेज, ज्ञान, बट विज्ञान साइंस, मतलब एक तो उपसर्ग लगने से अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। और दूसरा है शब्द का अर्थ ही पूरी तरह बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि ज्ञान का अज्ञान, बिल्कुल डिफरेंट, चेंज हो गया। एक तो होता है ज्ञान नॉलेज, एक अज्ञान मूर्ख जिसके पास में कोई ज्ञान ना हो, उल्टा हो गया, रात और दिन का फर्क हो गया। जैसे समान
समान में ए लगने से असमान हो गया। एक तो इक्वल था, अब नॉट इक्वल, एज इट इज हुबहू चेंज, मतलब उसका अर्थ ही पूरी तरह से बदल गया। तो ये ध्यान रखना, उपसर्ग बेसिकली दो अर्थों में प्रयोग होती है। एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ में कि उपसर्ग लगने से अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है, और एक उसके अर्थ पूरी तरह अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी कु उपसर्ग है, तो एक तो होता है कर्म, एक तो होता है कर्म, है ना। इसमें उपसर्ग लग गई कु, तो कुकर्म, एज इट इज अर्थ का अनर्थ हो गया। एक तो कर्म था, कर्म मतलब काम करना, कार्य करना, लेकिन पहले उपसर्ग कु लग गई तो कुकर्म हो गया, बुरा कार्य। तो ये सब काम है, ये उपसर्ग से ही होता है, तो ये अपन को जानना है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सी उपसर्ग होती है, उनको आज याद करना है। ठीक है, तो आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज के लिए उपसर्ग का ये सेशन है। अच्छे से याद करना कि उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? तत्सम, तत्सम उपसर्ग बोल दो, चाहे तत्सम मतलब संस्कृत के उपसर्ग, तो तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी वाले उपसर्गों को बोला जाता है तद्भव, ध्यान रखना, तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। विदेशी, और विदेशी कहीं कहीं पर उर्दू या अंग्रेजी वाले उपसर्ग भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, मैं बहुत थोड़े लेवल की पढ़ाई कराऊंगा आपको, उपसर्ग वाला टॉपिक चाहता हूँ कि आप अभी से तैयार कर लो, तो आगे तक जिंदगी में एक ही बार पढ़ना पड़े। उपसर्ग बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी, या फिर ऐसा बोल दो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। विदेशी में कौन से? अंग्रेजी के और उर्दू के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, संस्कृत उपसर्ग के 3 प्रकार हैं, टाइप है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक की। अब आज मैंने क्या जो लिया है वो एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको उपसर्ग लिए हैं। ये उपसर्ग आपको लर्न करना है, और वो ईमानदारी से लर्न करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लिख लिख के को भी भर दो चाहे 20 बार, लेकिन ये आपको याद करके रखना है, ताकि कल मॉर्निंग में जो क्लास आएगी वो थोड़ी बड़ी क्लास भी हो सकती है, कंप्लीट उपसर्ग भी उसके अंदर होंगे, वो आपको एज इट इज समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें होंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में से अपन को उपसर्ग निकालना है। फिर इसका लाइव टेस्ट जब होगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे अति है, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अपि, अव, आ, उत या उद, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, प्रति, परा, परि, वी, समसु। ये 22 उपसर्ग हिंदी के हैं। ठीक है, हिंदी के, सॉरी संस्कृत के नाम आ गया हिंदी का, 22 उपसर्ग संस्कृत के हैं। बहुत ईजी, पहले आपको ये याद करना है, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अपि, अव, आ, उत या उद, उप, दुर, दुस, फिर हो गया नी, निर, निस, नी, निर, निस। थोड़े मैंने कॉम्बिनेशन के साथ में लिखा, वैसा मत सोचो डायरेक्ट लिख दिया, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखे हैं। जैसे साउंड में जीभ पे बैठ जाए, टंग पे, वैसे दू, दुर, दुस, नी, निर, निस, नी, निर, निस, प्र, प्रति, परा, परी, प्र, प्रति, परा, परी, ये चारों एक साथ पढ़ो, प्र, प्रति, परा, परी, नी, निर, निस। ठीक है, वैसे वी, समसु, वी सम, जैसे विषम होता है ना, विषम, वैसे वही साउंड आएगा, वी, समसु, वी, समसु, वी, समसु, ये भी एक साथ पढ़ो। ठीक है, बहुत आसान, बेहद आसान है। फिर आओ, ये सब आप चाहो तो एक साथ पढ़ सकते हो, इसको, 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 ये मात्राएं वाले हैं, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, बहुत इजी है। अति, अधि, अभि, अपि, अति, अधि, अपि, और एक और अभि, हाँ, अति, अधि, अभि और अपि, 4 तो ये हो गए। फिर आप कर लो एक एक मात्रा वाले, अप, औ, अप, औ। ठीक है, फिर अनु, अनु, और आपके हो गया, वैसे आप देख सकते हो, बाकी तो ये दुर्दुस तो एक साथ हो ही जाएंगे, और उत, उद, उप, उत, उद, उप, उत, उप, उत, उप, एक साथ कर लो, उत, उप, वो तो तय हो चाहे दे होते की बात है वैसे भी तय का तो जोड़ा होता है, उत, उप, ऐसे जोड़े बनाओ। ठीक है, यानी अति, अभि, अपि, अति, अधि, अभि, अपि, 4, फिर आपके उत या उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, वो सब हो गए। और अब हो जाएंगे अनु, फिर आपके अव, आ, या फिर एक मात्रा के हिसाब से अप, अव, ये एक टेक्निक है, ऐसे याद करना। ठीक है, तो आप जोड़े बना लेना, अप और अव का जोड़ा बन जाएगा, और ये 4 बन ही गए थे, 1, 2, 3 और 4 के जोड़े वैसे ही बन गए, छोटी की मात्रा के हिसाब से ये 4 बन जाएंगे। और अप हो गया और अव हो गया, अब कौन बच गया? आ और अनु, तो आ, अनु, अनु, आ, ऐसे कर लो, अनु, आ। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर बिठा लोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। पहले आपको ये 22 के 22 उपसर्ग याद करने एज इट इज। पहले ये कौन से? अति, अधि, भी पता चल गया कि अति उपसर्ग होता है, तो एक शब्द आएगा अत्यधिक, जैसे अत्यधिक है, और मैं कह दूंगा कि अत्यधिक में कौन सी उपसर्ग है ना, तो अब आपको पता है कि इसमें अति उपसर्ग होती है। अति उपसर्ग आपका सुना हुआ है, वैसे संधि विच्छेद करके भी निकाल सकते हो, अति प्लस अधिक, है ना,
अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ऐसे ध्यान रखना। अति उपसर्ग है, अधिक मुख्य शब्द है। तो यूँ आपको पता होना चाहिए। हालांकि इन सबके एग्जाम्पल बाद में लूँगा मैं, ठीक है। ये तो चलो वो बात होगी उपसर्गों की, एज इट इज आपको याद करनी है। अब उपसर्ग के अर्थ भी हैं, प्रैक्टिस करना, अर्थ भी याद हो जाए। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर, आप भी जानते हो इससे ज़्यादा, मतलब अति हो गया, अधिक, अधिक या ऊपर। एक होता है अधि, अधि धनुष वाला, इसका मतलब ये होता है ऊपर, अधिक, प्रधान, मुख्य या ऊंचा, ऐसे शब्दों के अंदर अधिक उपसर्ग आता है। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, पीछे या इक्वल, समान। अप का मतलब अपवाद है, अपकर्ष है, बुरा, विपरीत, निराशा, बुरे के लिए भी अप यूज होता है, या निराधार है उसके लिए भी अप का यूज होता है। अभी, भी और निश्चय निकट, भी और निश्चय निकट, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर वगैरह में इसके एज इट इज अर्थ भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने साथ के साथ करवा दिए। हाँ, हो सकता है BSTC में सीधी सीधी उपसर्ग की पूछे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक आप पूरा कर लो, ठीक है। अपी, अपी का मतलब होता है सामने, पास में, चारों ओर, इच्छा, अच्छी तरह से, विशेष, ये सब। औ, औ का मतलब होता है बुरा, हीन, नीचा, कमी, निषेध, ये सब होता है। आ मतलब तक भर इधर से, तक भर इधर से, आ का मतलब आ तक भर इधर से। उत या उद का मतलब ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, उसके लिए उत या उद का यूज होता है। उप का मतलब पास, छोटा, सहायक, आरंभ। दूर का मतलब ये तीनों एक ही, दोनों, दूर और दुष्ट, बुरा कठिन विपरीत, बुरा कठिन विपरीत, दूर और दुष्ट दोनों का अर्थ सेम है। वैसे नी का मतलब निषेधात्मक, प्रोहिबिशन, निषेधात्मक है, बड़ा है और विशेष है। निर का मतलब निर्माण, निषेध, बड़ा, विशेष, और निस का मतलब निषेध, बड़ा, विशेष, दूर, रहित। लगभग सेम टू सेम ही है, थोड़ा थोड़ा एक दो नए जुड़ा होगा। बाकी जैसे निषेध इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, निषेध है ना, ये रहा निषेध है। विशेष भी इसमें है, विशेष भी इसमें है, इसमें भी है। तो काफ़ी वर्ड है, जैसे कि बड़ा है तो एक बड़ा इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तो खूब सारे वर्ड कॉमन है, आराम से इनको याद कर सकते हो। प्र, प्रति, परापरी, चारों एक साथ याद करना। प्र, प्रति, परापरी, वी, समसु, नी, निरनिस, दू, दुर्दुस, ठीक है। दुर्दुस ही है शायद, है ना, दूर भी है क्या, हाँ, दुर्दुस, दुर्दुस, दू नहीं है, दुर्दुस है। तो प्र का मतलब आगे, अधिक, विशिष्ट, मुख्य। प्रति का मतलब प्रत्येक, विपरीत और समान। परा का मतलब दूर, उल्टे, कम से। और परि का मतलब कहते हैं ना पर्यावरण, परि प्लस आवरण। अब जैसे पर्यावरण है तो उस पर्यावरण के अंदर परि आपका अगर सुना हुआ होगा तो तुरंत क्लिक कर दोगे कि परि प्लस आवरण, यानी कि परि इसके अंदर उपसर्ग है। तो परि प्लस आवरण, चारों ओर का आवरण। तो परि का मतलब है चारों ओर, पास में, अच्छी तरह। वि का मतलब विशेष, भिन्न या अभाव, विशेष, भिन्न या अभाव, ठीक है। सम का मतलब नाम ही सम है, मतलब समान, अच्छी तरह, शुद्ध, पूर्ण, साथ। और सु हमेशा बहुत अच्छा वर्ड है, अच्छे के लिए, सरल के लिए, विशद के लिए, जो बिल्कुल गलती नहीं है, एकदम शुद्ध, उन सब के लिए सु का प्रयोग होता है। ये 22 उपसर्ग संस्कृत के, विद उनके मैंने अर्थ भी लिखवा दिए, ठीक है, अच्छे से याद करना। अब आ जाओ तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के तो काफ़ी ईजी होते हैं। ए, अन, अन्न, देखो ए, अन, अन, अध, उ, उन, औ, के, कु, का, चिर, ठीक। उसके बाद में चौ, ती, दू, ये दू यहाँ पर होता है, इसलिए वो दुर्दुस तो वहाँ, और दू, दुर्दुस, तीन एक्चुअल में जोड़ा होता है, लेकिन दू हिंदी का है, दुर्दुस संस्कृत का है, ठीक है। नय, नाना, पच, पर, भर, बहु, बिन, से, सम, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, 22 इसके हिंदी के, तो याद कर लेना, बहुत ईजी, इसलिए याद हो जाएंगे। ए, अन, अन्न, उद, ये अल्फ, उस जैसे अपन पढ़ते हैं ना स्वर, तो कंटिन्यू पढ़ लो। पहले ए ले लिया, फिर अन, फिर अन, अध, उ, उन, औ, फिर के, कु, का, है ना, फिर चिर, फिर हो जाएंगे आपके चौ, चे ले लो, चे से दो है, चिर और चौ, फिर ती, फिर तय थे दे में द आता है तो दू, फिर तय थे द न आता है, न के दो हो गए न और नाना, पे से पच और पर, भर भी उसी का, ये पच, पर, भर, पच, पर, भर, बहु, है ना, बहु, बिन, सम, ये ऐसे कर लेना, बहु, बिन, से, सम, बहु, बिन, से, सम, ऐसा, बहु, बिन, से, सम। तो खूब सारे आप जोड़े बना सकते हो, आराम से जोड़ों से याद हो जाएंगे। ये 22 उपसर्ग आपको हिंदी में भी याद करने हैं। ये पता जब होगा, पहले से ही याद होगा कि हाँ अध भी कोई उपसर्ग होती है, तो कम से कम टुकड़ा निकाल तो लोगे कि इसमें यार अध लग रहा है, वरना जब अध का पता ही नहीं है तो फिर अध निकालोगे कैसे, ठीक है। अब इनके अर्थ भी देख लो। अर्थ क्या है? ए उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, मतलब ए जब भी लग जाता है ना ये नेगेटिव देता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पे लिया भी था, समान, समान में ए लग गया मतलब असमान, बिल्कुल नकारात्मक भी ऑपोजिट कर देता है। नहीं, अभाव या रहित, ऐसा बनना देता है ये।
ठीक है, ए का मतलब ही नेगेटिव है। जैसे अपन ने लिखा था काज, काज का मतलब कार्य, इसमें ए लगा दिया तो एकाज हो गया, मतलब कोई काम नहीं, एकाज। ऊ सॉरी अध, अध से तो वैसे ही पता चला आधा। ऊ मतलब ऊंचा। एक होता है उन, उन मतलब होता है कम या फिर एकम। जैसे कि अपन कहते हैं ना 30, अब 30 के पहले उन लग गया तो क्या बन गया 29, 29 का मतलब एक कम 30, तो ये उन का मतलब है या तो कम या फिर एक कम, वहाँ पर उन आ जाता है। वैसे औ, औ मतलब बुरा नीचे अब, औ का मतलब बुरा नीचे अब। वैसे के या कु, इसका मतलब भी बुरा या कठिन, पढ़ा था ना अपन ने, कर्म का कुकर्म लगते ही बुरा या कठिन, ठीक है। वैसे का भी बुरा हो जाता है। चिर मतलब सदैव, चिर मतलब सदैव, चिर का मतलब क्या होता है सदैव, हमेशा। फिर चौ, चौ मतलब चार, गिनती है तो। ती मतलब तीन। दू मतलब वैसे बुरा होता ही होता है, ठीक है। और जैसे जन था, अब जन है, इस जन में दू लग गया, दुर, दुर उपसर्ग लग गया तो मतलब दुर्जन, तो दुर्जन का मतलब जो बुरा है जन, तो दू उपसर्ग का लगभग जहाँ पर रहता है उसका मतलब बुरा तो होता ही होता है। और फिर न का मतलब नहीं, और नाना का मतलब विविध। नाना कहते हैं नाना प्रकार के, नाना प्रकार के मतलब अलग अलग बहुत सारे प्रकार के, विविध प्रकार के। पच मतलब पाँच हो गया। पर मतलब दूसरा, पर का मतलब हमेशा दूसरा होता है। जैसे कि तत्पुरुष में तत् मतलब भी दूसरा ही होता है। वैसे भर मतलब पूरा, मतलब भर के, भर पेट मतलब पूरा। बहु मतलब ज़्यादा, बहु में कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, बहु का मतलब ही ज़्यादा को इंडिकेट करता है। बिन मतलब बिना, बिना, बिना किसी के। सह मतलब सहित, सहित होता है। और सम मतलब नाम में पता तो सम। इसमें पहली बात तो ये है कि कोई भी अक्षर आधा नहीं है। भाई देखो आपने अगर देखा था संस्कृत के उपसर्ग सारे आपको लगभग जैसे प्र, निर, निस, ए, सम, सु, ये आधे आधे वर्ड नजर आएंगे, लेकिन हिंदी में आपको सब के सब पूरे अक्षर मिलेंगे। ए, अन, अन्न, अद, सॉरी अद, उ, उन, औ के, कु, काचिर, चौ, ती, तू, दू, ने, नाना, पच, पर, भर, और आपके बहु, बिनसाय, सम। बस ये आपके 22 उपसर्ग इजीली याद हो जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करना, पहले आपको ये याद करना है, अर्थ साथ में कर लो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब बात करते हैं विदेशी या जो विदेशी उपसर्ग बोल दो, चाहे आप बोल दो उर्दू या अंग्रेजी वाले उपसर्ग, ठीक है। जैसे कि आप सुनो अल-कायदा, उसमें कायदा वर्ड है, अल उपसर्ग है। अल, अल मतलब निश्चित होता है, पहले पढ़ो इनको। अल है, एन है, खुश है, को है, गेर हैं, फी हैं, ब हैं, कम है, ठीक है। वैसे बद है, बर है, बा है, बिल है, बिला है, बिल, बिला, बे, बेश, ला, दर, ठीक है। और ना, नेक, सर, सब, हम, हर, हाफ, हेड, ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सब उपसर्ग जो है विदेशी उपसर्ग है। ये सब विदेशी या उर्दू अंग्रेजी वाले उपसर्ग हैं। अर्थ भी देख लो। अल का अर्थ होता है निश्चित, एन का मतलब ठीक, ठीक, खुश का मतलब अच्छा या श्रेष्ठ, को का मतलब सहित, ठीक, को का मतलब क्या होता है सहित, गैर मतलब भिन्न, रहित, फी मतलब प्रत्येक, ब मतलब साथ या लिए, पर, कम का मतलब अल्प, थोड़ा, न्यून, ये इनके अर्थ भी हैं। फिर बद का मतलब बुरा या पर, बर का मतलब ऊपर, पर या बाहर, ठीक है। वैसे बा है, बा कहते हैं ना बा कायदा, बा इज्जत, इज्जत के साथ, ठीक है, कायदे के साथ, पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल जब लेंगे। बिल, बिल मतलब के साथ या लिए या द्वारा। वैसे बिला, बिला का मतलब बिना होता है। बे का अर्थ रहित होता है, ठीक है। बेश मतलब अत्यधिक, और ला मतलब परे या बिना, और दर मतलब में। नाम मतलब नहीं, और कहते हैं नेक, नेक इंसान था, भला, नेक मतलब भला। सर मतलब मुख्य प्रधान, सर का कहते हैं ना सर, सर का मतलब मुख्य प्रधान। सब मतलब उप, जैसे सब इंस्पेक्टर, तो उप जो भी क्या बोलते हैं उनको, वो उप लग जाता है, इंस्पेक्टर के पहले उप लग जाएगा तो वो हो जाएगा। हम मतलब सम्मान या साथ, हर मतलब प्रत्येक, हाफ मतलब आधा, और हेड मतलब प्रमुख, ये आपके होने वाले हैं। तो काफ़ी इजी है, इस तरीके से अपन को पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये पहले ये याद करना है, अल, एन, खुश, को, गेर, फी, ब, कम, बद, बर, बा, बिल, बिला, ये ब वाले साथ में पढ़ लो, यहाँ से ब शुरू करना। ये एक तो ब ये रहा, ब खुद है, फिर बाद में बद, बर, बा, बिल, बिला, बे, बेश, ठीक है, एक साथ याद हो जाएंगे। लादर, लादर हो जाएगा। नान, एक, सर, सब, हम, हर, हाफ, हेड, ये है वाले हैं, हम, हर, हाफ, हेड। तो मतलब कॉम्बिनेशन बिठा लेना काफ़ी इजी है। ये 25 से एक उपसर्ग है जिनको विदेशी उपसर्ग में माना जाता है।
इनके जब एग्जाम्पल अपन लेंगे तो ये सारी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, लेकिन पहले इनको पढ़ो अच्छे से, फिर इससे एग्जाम्पल लेंगे। कल का जो सेशन आएगा बहुत ज़बरदस्त एक सेशन होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और आपको भी ये मुझे लग रहा है कि आपको भी खुद की मेहनत करनी है, आपका फ्यूचर बनाना है, तो आप ये 22 + 22 + 25 इनको याद करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। 9 और लगभग 69 या 70 मान लो, इतने से ही तो हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से मेरे हिसाब से 10-15-20 मिनट के हैं, बस करके किसी छोटे भाई बहन को या बड़े के किसी फ्रेंड को सुना दो तो आपको हाथों हाथ क्लियर हो जाएंगे। बाकी 60 शब्दों का टेस्ट अपने 9 बजे है ही, उसका भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शब्द। बाकी इसकी एक मेन जो क्लास होने वाली है मॉर्निंग में होगी, सुबह आपको 6 बजे ठीक मिल जाएगी। बस प्रैक्टिस करके रखना, इनको याद करके रखना, ताकि कल क्लास बैठते आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, जिसमें हूबहू ये सिस्टम रहेगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, कैसे आए हुए हैं और कैसे आएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट तो आप कमेंट कर देना। ओके।